अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर खदशात का इजहार किया, तब से अफवाहों का बाजार गर्म रहा। इस खत के मंजर आम पर आने के बाद से अब तक होने वाले तमाम इवेंट्स को मशकूक बनाया जाता रहा और हर बात को अपने सियासी फायदे के मुताबिक मोल्ड करके पेश किया जा रहा था। खत के मंजर आम पर आने के बाद फुल कोर्ट के इजलास को यह कहकर मुतनाज़ बना दिया गया कि इसका एलामिया जारी नहीं किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूरी जज को अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून से मुलाकात को मतलब का रंग दिया गया। कमीशन का क़याम और इसके TORs को भी मुतनाज़ बनाया गया। और तो और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जिन्हें किसी भी वक्त के गुड बुक्स में थे, उनके बारे में ऐसे कमेंट्स पास किए गए कि उन्होंने जान बचाने में ही आफियत जानी और इसके खुद नोटिस केस पर अफवाहों का बाजार गर्म था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर होने वाली समाअत चीफ जस्टिस ने बोर्ड से तनाज़ात को ज़ोरदार जवाब दिया है, नक्कादों को भी जवाब दिया है। उन्होंने 6 जजेस के खत लिखे जाने के बाद इसकी तहकीकात के हवाले से सुस्त रवि के इम्कान को सख्ती से रद्द किया और बताया कि कैसे उन्हें 4 बजे के करीब खत मिला तो उन्होंने इफ्तार डिनर के तौर पर एक फुल कोर्ट इजलास मुद्दू किया, जिसके बाद इसमें तय पाया कि इंतज़ामिया से मुलाकात की जाए तो सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा वज़ीर आज़म का था। उनसे मुलाकात की गई जिसमें कमीशन की बात हुई, नाम बताए गए और दोबारा फुल कोर्ट इजलास के ज़रिए इसको बाकी जजेस को भी इस पर एतमाद में लिया गया। उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि आज फुल कोर्ट की बात करने वाले तब किधर थे जब 5 बरस इजलास ही नहीं बुलाया गया था। मुझसे पहले ये खत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा गया, लेकिन मोस्ट सीनियर जज होने के बावजूद मुझे उस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया था। आज जब 7 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत हुई, जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से क्या कहा क्या, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट वो भी मौजूद थे। तो अगर हम इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, फ़ौरन की, कहाँ की, चीफ जस्टिस हाउस में की। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम पर यक रुकनी कमीशन की सरबराही के लिए इत्तफाक होने और इस पर प्रोपेगेंडा करने वालों को भी काजी फायजीसा ने जवाब देते हुए वाज़े किया कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। जस्टिस काजी फायजीसा का कहना था कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर उनके मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। किसी महज़ब माशरे में ऐसी बातें होती हैं, समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तो लिख सकते थे, अपनी बॉडीज़ को लिख सकते थे। तसद्दुक़ जिलानी शरीफ आदमी हैं, वो तो जवाब नहीं देंगे, वो शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़ाती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विस करेगा। सोशल मीडिया से अजीब अजीब बातें साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शुरू कर दी गई। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि एक शरीफ आदमी जिसे हमने कमीशन के लिए नामजद किया था उस पर हमले शुरू हो गए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, कमीशन बनाने का इख्तियार सर है। हमने मशवरा किया और नाम दिए, लेकिन उनको बदनाम कर दिया गया। नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से और लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तहरीरी तौर पे आप लिख सकते थे। किसी वकील को इख्तलाफ है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखे। तो ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे। हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया, बहुत बहुत, आप ही संभालो, मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने एक मौके पर जजेस के खत को पढ़ने का हुक्म भी दिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जजेस ने जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और खत में कहा कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आर्टिकल 184 से शुरू होते हैं। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। इंक्वायरी पुलिस, FIA या फिर कमीशन कर सकता है। जजेस ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन इशारा कर दिया है। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हम कब तक एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे। आइन का आर्टिकल 203 बहुत अहमियत का हामिल है। आइन में किसी अदालत को दूसरी पर बरतरी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 जजेस कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम मुदाखलत नहीं करना चाह रहे, मगर हमने उन्हें उनके इख्तियारात से आगाह किया है और आगाह कर सकते हैं। इस हवाले से भी जस्टिस काजी फायजीसा ने क्लियर किया। आज के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दिया है और कहा है कि हम 7 जज इसलिए बैठे हैं क्योंकि सिर्फ 7 जज ही इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब थे।
दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बैठा। कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में हैं। हो सकता है आइंदा फुल कोर्ट बैठे। इस केस की समाअत के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आज लार्जर बेंच और इसमें होने वाली कार्रवाई को अपने हिसाब से लिया। जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से जहां ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए, वहीं वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए तो कोई निज़ाम बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ के बगैर, रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के बगैर ना कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना कोई कौमें तरक्की कर सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने एग्जेक्टिव को हेड बना दिया था, क्या वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा बन सकते हैं? जिन एजेंसी के एहलकारों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने मुदाखलत की है, उन तमाम एहलकारों को अदालत में बुलाया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ये समझती है कि जजेस के मामले पर पीटीआई और उसके बानी के बयानात पर सुप्रीम कोर्ट के असुद नोटिस को सियासत की नज़र करके अपनी मजमूम मकासद को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। अपनी हुकूमत में जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले मशवरे ना दें तो बेहतर होगा। आज काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया और कहा कि वो अपने साथी जजेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन बेहतर यही होता कि वो आज फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर देते। ईद के बाद जजेस की मसरूफियत दूसरे शहरों में ख़त्म हो चुकी होती या उन्हें इन मसरूफियात से कुछ देर फारिग करके इस केस को अहमियत दी जा सकती थी, जिससे ये तासुर मिलता कि अदलिया सही मानों में अपने जजेस के साथ खड़ी है। वरना यही समझा गया है कि काजी फायज़ ईसा ने भी सिर्फ बातें की, नशस्तम गुफ्तम और बर्खास्तम ही रही। हुकूमत की तरफ से पर्टिकुलरली इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल का साउंड आपको सुनवाते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए और अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो अपनी मर्जी के बेंच तश्कील दिलवाना नहीं है? अब इस लार्जर बेंच के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़, जजेस का नाम ले लेके उनकी किरदार कुशी कि अगर ये अदलिया पे दबाव नहीं है तो फिर ये क्या है? या आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया जो है वो आज़ाद है। राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि ये नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम है, इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। दूसरी तरफ जो हुकूमती वर्जन सामने आ रहा है वो ये है कि जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला अब जिस जाने बढ़ रहा है इससे हल निकलेगा। 29 अप्रैल तक ये मामला अब इल्तवा में है। अगली समाअत 29 अप्रैल को होगी और उस पर यकीनन जो इंदिया दिया गया है कि फुल कोर्ट बनेगा, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि तमाम जजेस दस्तयाब हो जाएं और इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। और यही मुनासिब भी होगा कि जब ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस सारे मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट बना के इस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी देखने की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब रास्ता क्या है, मुमकिन ऑप्शंस क्या है। आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तहकीकाती इदारा तो नहीं है, लेकिन वो किसी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकते हैं। अब यकीनन एक तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पूछा और आज आर्टिकल 203 अटॉर्नी जनरल ने पढ़कर भी सुना दिया कि जिसमें जजेस के पास ये इख्तियार है, इवन सेशन कोर्ट के जजेस के पास भी इख्तियार है कि अगर कोई उनके काम में मुदाखलत करता है, मेडलिंग करता है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है, कोई इंटरवेंशन होती है, तो वो फौरी तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने क्लियर किया कि इसमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, जज अपने तौर पर ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस सारे मामले की तहकीकात होनी है, इसकी तह तक जाना है, क्योंकि आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला भी टेकअप किया गया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस के अंदर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हवाला दिया कि उसमें जो तहकीकाती जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी और ना मामले की तहकीक जो है वो हम कर सकते थे। उसके लिए यकीनन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई तहकीकाती एजेंसी चाहिए है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मामले के ऊपर ये कर सकती है, या तो कोई जुडिशल कमीशन बना सकती है या फिर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब की जा सकती है। अगर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बनाना है तो जो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है वो ये है कि हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हत्ता कि एतजाज़ एहसन साहब, जो बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन है, उन्होंने जो पटिशन किया और उनकी प्रेयर में भी ये है
कि उस तर्ज का कमीशन बनना चाहिए जैसा मेमो केस के अंदर कमीशन था। मेमो गेट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का कमीशन बनाया था उस तरह का कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाती है या फिर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, और फिर पनामा GIT के मामले पे जिस तरह एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया था, तो इस सारे मामले को मॉनिटर करने के लिए खुद कुछ जजेस को अपॉइंट किया जाता है या किसी एक जज को अपॉइंट किया जाता है, और अल्टीमेटली जो भी तहकीकात होंगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर होंगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है तहकीकात कराने के बाद एग्जीक्यूटिव से मुतालबा करेगी कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा मौजूद है। पाशा साहब से सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा सर कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जो समाअत की है, और उसमें बहुत सारी ये स्पेकुलेशंस भी थी कि शायद बेंच टूट जाएगा, जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर दे क्योंकि माइंड वो अपना दे चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 29 अप्रैल तक अब ये जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। इंदिया ये भी दिया गया है कि शायद फुल कोर्ट इस पर बना दिया जाए। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आज की जो प्रोसीडिंग्स है, आज की कार्रवाई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं पाशा साहब? मैं ये समझता हूँ कि जो आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे बहुत सारी जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो गई हैं, और आज इससे ये भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत वक्त इस मामले में कितने सीरियस थे और उन्होंने कितने सूरत के साथ एक मामलात को एक पहले कमीशन बनाया, और जब कमीशन ने रिफ्यूज़ किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) की कॉग्निजेंस लेके इस मामले को आगे लेकर गए। तो आज जिस तरीके से उन्होंने कमीशन के हवाले से भी बात की, ये भी अपनी जगह पे एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन की तरफ ही जाना था, और अभी भी मेरा ये ख्याल है कि वो कमीशन की बात इसमें भी हुई, इन प्रोसीडिंग्स में भी। और आपने देखा कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नहीं करनी, बल्कि ये करनी होती है कमीशन ने। जिस तरह पनामा लीक का केस था। मैं पाशा साहब इस तरफ आता हूँ पेशतर इससे कि कोई डिसीजन लिया जाए कि जुडिशल कमीशन बनना है या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात करनी है। बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट ही तश्कील दे देती, क्योंकि अभी भी मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने। अच्छा, इसमें भी दो राय हैं। पहली राय तो ये है कि आज से पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मार्ज वजूद में आने से पहले जो था वो तो उस वक्त तो डिमांड हम भी करते रहे, और मुख्तलिफ जो अहम नौइयत के केसेस थे कि फुल कोर्ट बने। लेकिन जब फुल कोर्ट उस वक्त यही था कि 184(3) के तहत फुल कोर्ट के लिए भी कहा जा सकता था। लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया तो उसमें अपील की प्रोविजन दी गई, और वो हमारे यानी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के मुतालबे पे उसमें अपील प्रोवाइड की गई। आपने देखा होगा कि उस वक्त ये शोर मचा हुआ था, और हमने भी बार काउंसिल ने भी बार बार ये कहा था कि जनाब 184(3) की जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले लेती है तो एग्रीड पार्टी के पास कोई फोरम नहीं है जहां पे वो अपील करे। तो हमारी ही तजवीज़ पे उस वक्त की हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील की प्रोविजन प्रोवाइड कर दी। अब अपील जाहिर है वो जजेस नहीं सुन सकते जिन्होंने इनिशियली फैसला किया हो। मसलन आज अगर ये 7 रुकनी बेंच बना है, ये जो डिसीजन देंगे तो कोई भी जो एग्रीव्ड होगा उसने अल्टीमेटली जाना है अपील में, और अपील के लिए ये जजेस नहीं होंगे बल्कि और जजेस होंगे। तो यकीन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साथी जजेस के साथ मशावरत भी करूंगा कि फुल बेंच बनाना है या इसी बेंच को कैरी ऑन करना है, चूंकि जब अपील की प्रोविजन रख दी गई है तो फिर इस केस में भी कोई एग्रीव्ड हो सकता है, कोई भी एग्रीड पार्टी अपील कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये 29 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगी बात। ये इंडिया तो आज भी जस्टिस काजी फायजी साहब ने दिया है कि इस पे फुल कोर्ट भी बन सकता है, क्योंकि जो दस्तयाब जजेस थे सिर्फ उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 29 अप्रैल को फुल कोर्ट भी तश्कील पा सकती है? बिल्कुल, आज अगर ये चीफ साहब ने ये बात की है तो हो सकती है, क्योंकि ये फैसला उन्होंने अकेले नहीं करना, 3 रुकनी कमेटी है जो करेगी।
आपको याद होगा कि ये बेंच भी 3 रुकनी कमेटी ने मुतफिका तौर पे बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब और तीसरे जो सीनियर जज है वो मुनीब अख्तर खान है। तो उन्होंने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया है। तो यकीनन दोबारा वो बैठेंगे और फैसला करेंगे कि इसी ने कंटिन्यू करना है या फुल कोर्ट बनाना है। पाशा साहब, अब 2 मामलात हैं जिसको इस बेंच ने तय करना है। एक तो जो खत में लिखा गया 6 जजेस की तरफ से कि हमें बताइए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमें कार्रवाई कैसे इनिशिएट करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आज हवाला भी आर्टिकल 203 पढ़ के जो अटॉर्नी जनरल ने पढ़ा उसमें बताया गया कि जो जजेस है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, इस तरह का। दूसरी चीज़ ये है कि इस मामले की तहकीकात में इसकी तय तक भी जाना है, तो उसमें क्या कोई जुडिशल कमीशन बनता हुआ देख रहे हैं? और अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो हाजिर सर्विस जजेस पर होगा या रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, या फिर कोई पनामा की तर्ज की जो कुछ GIT बनती हुई देख रहे हैं? देखें, पनामा की तरज की जो JIT है या अरशद शरीफ का केस है उसमें भी JIT बनाई गई। हम बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार और ये समझते हैं कि इस तरह की JIT तो बनानी इन जजेस के हवाले से नामुनासिब है। हम नहीं समझते कि इन जजेस को, जो कि आला तरीन अदलिया के जजेस हैं, उनको किसी IG, DIG या इंस्पेक्टर के रूबरू पेश होना पड़े। तो उसका वाहिद हल कमीशन ही है। लेकिन आज की हेयरिंग के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। तो फिर लामुहल्ला तौर पे देखना पड़ेगा इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट 2017 के तरफ, कि जिसने पहले भी कमीशन बनाया था। और आपको याद होगा ऑडियो लीक्स में भी उस वक्त की हुकूमत ने इसी एक्ट के तहत जनाब जस्टिस काजी फाइसा और को सरबराह बनाते हुए 2 जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मेंबर्स बनाया था। तो कमीशन तो वही बना सकते हैं, इंतजामी बना सकती है। अलबत्ता TORs का जहां तक तल्लक है उसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे सकती है और TORs हुकूमत को भी भेज के कह सकती है कि जो कमीशन आप बनाना चाहें उसमें ये TORs करें। एक चीज बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या हाई कोर्ट अज खुद ना तो इंक्वायरी कर सकती है और ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, वो इंटरफेरेंस नहीं करते। और डिस्करेज किया गया है जजेस को और मैजिस्ट्रेट्स को कि वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस ना करें। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वही तरीके अपना रही है जो अशरों से अपोजिशन की जमातें हुकूमत के खिलाफ आजमाती आई हैं। PTI आज उन्हीं लोगों पर तकिया किए हुए है जो कुछ अर्सा पहले तक PTI के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके और अपने मकासद हासिल करने के बाद हुकूमत के मजे लूट चुके हैं, लेकिन आम इंतखाबात में दोबारा हिस्सा व कदर जुस्सा ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के बैनर तले एक मुश्तरका ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई को देने पर इत्तफाक कर लिया गया है। और इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि 3 दिन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करके अलायंस में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस अलायंस के इब्तदाई प्लान का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि कल ये तय हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान पहले से ही हुकूमत के मुखालिफ कॉल दे चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में PTI और GI जो ख़ासतौर पर JUI है, जमीयत उलमाए इस्लाम, एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान कर चुकी है। PTI और JUI महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में साथ चलेंगे, जबकि अलायंस में जमात इस्लामी को भी बड़ा ओहदा मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। इस मुश्तरका ग्रैंड इजलास में बुनियादी तौर पर 5 जमातों ने शिरकत की, जिसमें जमात इस्लामी से लियाकत बलोच थे, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई थे, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर जान मैंगल थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। इस इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया गया जिसमें 13 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा पेश किया गया। इस एलामिया को पढ़कर और कल इजलास की वीडियोस देखकर ऐसा तासुर मिला कि ये मुश्तरका ग्रैंड अलायंस नहीं बल्कि PDM की कोई कॉपी है। वही महमूद खान अचकज़ई, वही अख्तर जान मैंगल, जिन्होंने PDM की छतरी तले भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बुलंदो बांग नारे लगाए, लेकिन मकासद पूरे होते ही हुकूमत में हिस्सा भी पा लिया।
लेकिन आम इंतखाबात में मतलूबा मकासद ना मिलने पर तहरीक इंसाफ का कायदा इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर मैदान में आने को तैयार है। कमी है तो मौलाना फजलुर रहमान की है। कल ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के एलामी में बताया गया कि अपोजिशन की 5 जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में PTI पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी, BNP सरबराहान ने शिरकत की। जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के सरबराहान भी शरीक हुए। अपोजिशन जमातों का आइन की बहाली, साफ शफाफ इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली पर इत्तफाक हुआ। एलामी में मजीद कहा गया कि अपोजिशन जमातों का अदलिया की आज़ादी, सिविलियन इदारों की बालादस्ती पर इत्तफाक हुआ है। निज़ाम जमहूरियत और सियासत मुदाखलत की वजह से मफलूज हो चुका है। गैर आइनी बालादस्त सियासी किरदार की वजह से अवाम और रियासत में फासले पैदा हो चुके हैं। जारी करदा एलामी में कहा गया कि सियासी क़यादत ने आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा न किया तो मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरात होंगे। अपोजिशन जमातों ने बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया और आइन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा, ये भी कहा गया है। और अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुतालबा किया कि मुल्क में फिलफौर नए साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाए, इंतखाबी इस्लाहात की जाए जिनमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ना हो। कल इस जारी होने वाले एलामिये को और आज से 3 बरस पहले बनने वाली PDM के पहले एलामियों को पढ़ लें तो मालूम होगा कि दोनों में बहुत ममासलत है। दूसरी जानिब इस अलायंस की रूह रवां तहरीक इंसाफ है। वो तहरीक इंसाफ जो ख़ुद इंतशार का शिकार है। ये वो जमात है जो लीडर के बगैर ख़ुद अपनी सब्त खो बैठी है और आपस में बाहम दस्तो गरिबा है। और इसकी खबर जेल में कैद इमरान खान को भी है। यही वजह है कि अब बानी PTI ने अपने फोकल पर्सनस की जो लिस्ट है उसमें कुछ तब्दीली की है और उसके अंदर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी और शेर अफजल मरवत के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी, अब शिबली फराज को और उमर अयूब को उसमें शामिल किया गया है। बानी तहरीक इंसाफ रहनुमाओं से किस कदर उकता चुके हैं, इसका अंदाज़ा ज़रताज गुल साहिबा की इस बात से भी पता चलता है कि वो कहती हैं कि ये जो पैरेलल सोशल मीडिया टीम्स बना रहे हैं इनको नहीं बनानी चाहिए और अगर कोई ऐसा करेगा तो इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है, पर्टिकुलरली शेर अफजल मरवत के लिए, कि फिर गेट का रास्ता या दरवाजे का रास्ता भी हम आपको दिखा देंगे। अब इस बात पर वो मुसर है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत के उनको टीम से निकाला नहीं गया बल्कि मज़ीद लोगों को शामिल किया गया है। अब इस सारी कंट्रोवर्सी पर क्या सुनने को मिला? तहरीक इंसाफ जिस हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात पैदा करना चाह रही है वो हुकूमती इत्तेहाद दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ताज़ा तरीन असम्बली पोजीशन के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 122 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 70 हो गई है। MKM की 22 जबकि मुस्लिम लीग काफ की तादाद 5 है। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 226 हो गई है। तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में वजूद ख़त्म। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान को आज़ाद दर्ज कर दिया गया और अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 102 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 88 है। JUI फे के अरकान की तादाद 11 है। BNP मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी का एक रुकन है। 336 के ऐवान में इस वक्त कौमी असम्बली के मजमूई अरकान की तादाद 328 है। ये पार्टी पोजीशन है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। एक तरफ ग्रैंड अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत ये क्लेम करती है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है जिससे वो किसी भी किस्म की तरमीम कर सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो साइफर के समात आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, ये साइफर है या सफ़ेद कव्वा? हाथी निकल गया दुम रह गई, ये वो रिमार्क्स हैं जो एडवोकेट सलमान सफदर ने जज साहब के सामने दिए हैं। इन रिमार्क्स और साइफर केस में अब तक होने वाली कार्रवाई को देखकर महसूस यही हो रहा है कि ईद से कबल इस केस का फैसला मुतवक्के और कभी इम्कान है कि इस केस में भी बानी PTI को रिलीफ मिल जाए। गुज़श्ता 3 से 4 समातों के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर इस केस में अपने दलाइल दे रहे हैं। उम्मीद थी कि आज उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अब वो कल भी दलाइल जारी रखेंगे, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन उठाए गए सवालात पर अदालत को मुतमईन करेगी, जिसके बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उम्मीद है कि ये तमाम कार्रवाई रवा हफ्ते मुकम्मल हो सकती है और आज केस की समात के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत को बताया कि आखिरी जरा दोनों फरीकैन करते हैं कि केस क्या है। 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से 2 सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सज़ा सुना दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के 342 के बयान पर दलाइल देते हुए बताया कि 342 के बयान में एक हिस्सा लिखा हुआ है कि जज सज़ा सुनाकर फौरी कोर्ट से रवाना हो गए और आज ही फिर ये रिमार्क बान की तरफ से आए कि साइफर के कंटेंट्स क्या थे। ये एक मौमा बना हुआ है कि साइफर था क्या जिस पर सज़ा सुनाई गई है। 15 मिनट मांगे थे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जज साहब ने कहा कि कल आपको आधा घंटा देंगे। तो कल अब
बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की बारी और उसके बाद यकीनन अदालत किसी फैसले पर पहुंच सकती है। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मशकूक खतूत जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखे गए, रेशम या रेशमा कौन है, इसका ताल्लुक कहाँ से है और जजेस को ख़त भेजने के पीछे इसके क्या मकासद हैं, ये वो सवाल है जो हम समेत हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद है। क्योंकि रेशमा नामी खातून ने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को नहीं, बल्कि आज पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को खतूत भेजे हैं। और ये पता चला कि 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी हैं जिनको ऐसे ही ख़त मिले हैं जिसके अंदर एंथ्रैक्स नामी जो सफूफ है वो मौजूद था और उसमें इंतहाई डरावनी जो थ्रेट्स हैं वो भी दिए गए हैं। इन खतूत के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने जो IG इस्लामाबाद है उनसे भी इस्तफसार किया। CTD के हुक्काम भी पेश हुए हैं और उनसे पूछा कि अगर 24 घंटे को अभी तक ये नहीं बता सके कि ये रेशमा नामी खातून कौन है और ये ख़त कहाँ से आए हैं, तो आप लोगों को नाकों के ऊपर रोक कर उनके मुंह चेक करना, उनको स्मेल करना छोड़ दें तो काम हल हो जाएगा। यकीनन ये मौमा बना हुआ है और देखना ये है कि इस ख़त के पीछे असल में है कौन और जो बताया जा रहा है क्या वही है या फिर कुछ और अनासर हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।